नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 जो आपका मैथ था सब्जेक्टिव वाला उसका सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए पहले ही हम लोग कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं, क्या होगा उसमें क्या आंसर आएगा सारा हम लोग कंप्लीट अच्छे से उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेक्शन बी को अभी शुरू करते हैं। देखिए आपका जो सेट नंबर 5 है मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन का, उसका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब आपको सिद्ध करना है कि जो 6 प्लस रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कंडीशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको मान लेना है कि जो 6 प्लस रूट 2 है वह एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। मतलब इस बात को हमको मानना पड़ेगा अपने मन से कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले हर बार इसी को लिखना होगा कि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर एक परिमेय नंबर हो यानी परिमेय संख्या हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 6 प्लस रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, यानी 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटा q। अब p बटा q जो होगा इसमें क्या होता है कि जो नीचे बटा के नीचे जो q है, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। देखिए p और q क्या है, एक इंटेजर है यानी एक पूर्णांक है, और साथ ही साथ जो p बटा q है ये एक तरह का सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, केवल एक उसका एचसीएफ निकले, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देना है आपको कि P और Q का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1। अगर कोई दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो ये दो नंबर क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं P Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, होता ही है। तो इस प्रकार हम लोग 6 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब p बटा q एक हम लोग का परिमेय संख्या था। अब परिमेय संख्या में कोई भी नंबर को माइनस करे या प्लस करे या गुना करे तो पूरा नंबर एक परिमेय संख्या ही रहता है। इसका मतलब p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, और ये किसके इक्वल है, रूट 2 के। मतलब अभी तक अगर p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीच में क्या लिखा हुआ है, बराबर। लेकिन हम लोग को यहाँ पर समझना है कि p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 तो हम लोग को पता है ना, रूट 2 रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अब बताइए यहाँ पर p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये लिखना ही कंडीशन क्या साबित हो जाएगा, गलत। तो अब हमें लिखना है कि हमें यह विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब हम लोग जो माने थे उसका उल्टा, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना का मतलब हम लोग जो यहाँ माने थे ना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत कल्पना था, हम लोग का माना गया ये क्या था, गलत था। तो उस चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग का ये गलत कल्पना हो गया जो माने थे, इसी के चलते ये विरोधाभास यहाँ आ रहा है रूट 2 का। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस इतना लिख देना है, इतना लिखने से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में वो बदलाव किस तरह कर सकता है। एक क्वेश्चन इससे अगर पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक 6 प्लस रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके लिए ये 6 के जगह में 5 भी दे सकता है, ये प्लस के जगह में माइनस दे सकता है, रूट 2 के जगह में रूट 3 दे सकता है, रूट 5 दे सकता है। ये नंबर बस थोड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन आपको लिखना इसी कंडीशन से, इसी प्रोसेस से है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस एक्स बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब इसको ग्राफीय विधि से हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए तो इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे। इससे पहले हमको एक टेबल बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। 1 के लिए है, इधर बना देते हैं समीकरण, 2 के लिए बॉक्स। ठीक है,
तो ये समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखा जाए x और यहाँ y, इसमें हम लोग समीकरण 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए x का मान जब हम लोग 0 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार y का मान जब हम लोग 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 10। आप इस तरह सिंपल निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 0 माने, आप x का मान 2 मान लें तो y का मान कितना आ जाएगा 5। आप y का मान 2 मान लें, x का मान भी आ जाएगा 5, ठीक है, या 0 मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें निकालते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हम लोग x का मान लेते हैं 0, तो x का मान जब 0 हुआ तो y बराबर 4 बचेगा। इसी प्रकार y का मान हम लोग मान लेते हैं इस बार 0, तो x का मान निकलेगा -4। अच्छा, -4 कैसे आया, y तो 0 हो गया तो बचा -x बराबर 4, तो -4 में चला जाएगा। तो इस प्रकार 1 और 2 से हम लोग को पहले वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के बाद आपको एग्जाम में एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो उसमें आपको करना क्या है ना कि x अक्ष एक लाइन सीधा ले लेना है, ठीक है, ये x अक्ष वाला लाइन है, और आपको एक y अक्ष वाला लाइन ले लेना है, ठीक है। इस तरह ये y अक्ष और x अक्ष का क्या ले लेना है, सीधा सीधा लाइन ले लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग इस लाइन को ले लिए सीधा, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं x अक्ष और इसका नाम दे देते हैं x डैश। ये आपका कहलाएगा y अक्ष और ये कहलाएगा y डैश, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद ये O होता है या 0 आप बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मैक्सिमम मान 10 है और y का भी 10 है, और यहाँ पर ही -4 है और y का 4, यानी 10 यूनिट आपको लेके चलना है। तो x के तरफ 10 यूनिट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y की तरफ भी 10 यूनिट लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर आता है -1 -2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, -3 -4 -5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। y का मान चूँकि माइनस में आया ही नहीं है फिर भी। अब इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग को इसमें खींचना कैसे है ग्राफ। तो x का 0 है वैल्यू, तो y का 10 है, यानी x का वैल्यू हम लोग इस पॉइंट पे लेंगे 0, तो y का वैल्यू 10, यानी इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू 10 कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे, y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे रहा। तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, ये जो 2 पॉइंट मिला दोनों को आपको मिला देना है एकदम सीधा, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है आपको, स्केल आपके पास होगा, स्केल से आप सीधा इसको क्या करिए, मिला दीजिए एकदम सीधा, ठीक है। स्केल से देखिए हम लोग जो मिला रहे हैं ना, ये टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप स्केल से मिलाइएगा एकदम सीधा, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया एक लाइनिंग, ये एक ग्राफ हो गया एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये सीधा आपको स्केल से मिला लेना है अपने ग्राफ पेपर में। चलिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया एक लाइन, ठीक है। अब समीकरण 2 से जो 2 नंबर बॉक्स में हम लोग का वैल्यू है, इसको यहाँ पर ही देख के हम लोग ग्राफ खींचेंगे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 यहाँ आएगा, y का वैल्यू 4 इस पॉइंट पे। इसी प्रकार x का वैल्यू -4 है, मतलब इस पॉइंट पे आएगा, और y का वैल्यू 0 है, मतलब इस पॉइंट पे। तो ये -4 और यहाँ का 4, ये दोनों को हमको मिला लेना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमको मिल चुका है। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग आगे मिला लेंगे इस तरह स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सीधा हम लोग का आ गया दाग, ये सीधा हम लोग का आ गया लाइन, ये हो गया एरो, इधर हो गया एरो। बस इस तरह आपको स्केल से लाइन सीधा खींच लेना है। अब ये वाला इक्वेशन पहला वाला का था ये वाला, तो यहाँ आपको लिख सकते हैं x + y = 10। ये वाला हम लोग किसका था, दूसरा का, तो हम इसको लिख सकते हैं y - x = 4, ठीक है। इक्वेशन हम लोग इस तरह इसके ऊपर लिख सकते हैं। बस आपको ग्राफ इसी तरह सॉल्व करना है बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 शायद समझ में आपको आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अब सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an = 3 + 2n से दिया जाता है। तो हमको क्या निकालना है, S24 का वैल्यू, यानी Sn वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो an बराबर दिया हुआ 3 + 2n। हम लोग एक बार n का मान 1 बैठाते हैं,
तो 3 जोड़ 2 गुना 1 बराबर 3 जोड़ 2 एकम 2 बराबर में 5, यानी प्रथम पद कितना आ गया 5। आपको एक बार n का मान अब 2 बैठाना तो दूसरा पद निकलेगा, तो a2 बराबर 3 जोड़ 2 गुना 2, 3 जोड़ 2 दूनी 4 बराबर 7, दूसरा पद इतना आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं d का मान निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी प्रथम पद a का मान कितना आ गया 5। कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सर्व अंतर d कितना आ गया 2। n का मान कितना बोला है 24, क्योंकि 24 पदों का योग पूछा है, तो 24 पदों का योग का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इसीलिए Sn का फॉर्मूला याद होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और यहाँ d आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का Sn का फॉर्मूला। तो Sn n का मान कितना है 24, क्योंकि 24 पदों का योग बोला है तो n का मान 24 हो जाएगा। n का मान 24/2, 2 गुना a का मान मतलब a1 कितना है 5 प्रथम पद, n कितना है 24 माइनस 1, d का मान हम लोग निकाले कितना 2, इतना आ गया। अब इसको हम लोग कर देंगे यहाँ सॉल्व, बराबर ये बराबर 2 से ये कटेगा कितना बार में 12 आएगा 12, ठीक है 12 आ गया। अब देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, प्लस 24 से 1 को घटा देंगे कितना आएगा 23, अब गुना में कितना है 2, 12 10, इसको गुना करेंगे 23 को 2 से कितना आएगा 46, 12 गुना 46 को इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 56, ठीक है 56 को और 12 को हम लोग को कर लेना है गुना। तो हम लोग जब 56 को और 12 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 और 5 यानी आपका आ जाएगा 6 7 2 672, कितना आ गया 672, यानी 24 पदों का योग आपका कितना आएगा 672। ये आपका आंसर आ गया 672, ठीक है। Sn का हम लोग का वैल्यू निकालना था और n कितना था 24, क्योंकि 24 पदों का योग बोला था। ये S 24 है, हम लोग फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा Sn का ये होता है। बाकी आंसर आपके सामने है कितना है 672 यानी 672, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा हुआ उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -3 और 5, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पर एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है रेखाखंड, और इस पॉइंट का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 4, इस पॉइंट का वैल्यू दिया है 4, -3, मान लेते ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट का आपका वैल्यू दिया हुआ है 8, 5, मान लेते ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए और बी को जोड़ने वाला एक पॉइंट है, मान लेते वो पॉइंट पी है, क्या है पी, ये एक्स और वाई है। इस पॉइंट पी का आपको निर्देशांक निकालना है, यानी एक्स वाई का वैल्यू, और ये पॉइंट इसको 3:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन कुछ इसी तरह बोला है, तो इसमें आपसे बोला है इस पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या है वो पहले लिखना है। तो हम लोग को लिखना होगा यहाँ x1 ए वाला जो पॉइंट है इसको x1 हम लोग मान लेते हैं 4, ठीक। इसके बगल में जो है y1 हो जाएगा, यानी y1 का मान कितना हो गया -3। अब इधर से अगर ले लें तो इधर से हम लोग के पास x2 का वैल्यू आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा x2 का वैल्यू 8, और उसके बाद y2 का वैल्यू हम लोग ले लें तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। पहले ये आपको लिख लेना x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब m और m2 क्या होता है, m1 m2, तो ये जो रेशियो वैल्यू है हम लोग इसी को m1 m2 बोलते हैं, यानी m1 हो जाएगा 3, m2 हो जाएगा 1, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरह यहाँ लिख लेना है, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, x, y, यानी p के हम लोग निर्देशांक को पहले लिखते हैं। अब p के निर्देशांक को निकालने के लिए बराबर में जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आता है x2 इंटू m1 प्लस x1 इंटू m2, और इसके बटा में आ जाता है m1 प्लस m2। फिर हम लोग को कोमा देना होगा, कोमा देने के बाद फॉर्मूला फिर बनेगा y2 m1 प्लस y1 m2, और बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको लिखिए और इस पे वैल्यू को बैठाइए। x2 कितना है, x2 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 8 गुना m1 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये गुना है, प्लस x1 कितना है, x1 4 है, तो यहाँ लिखना है आपको 4, गुना m2 कितना है, m2 1 है, लिखना है 1, बटा
m1 प्लस m2 यानी m1 3 है और m2 कितना 1 हो गया यहाँ तक, कोमा फिर यहाँ वैल्यू बैठाना है। y2 कितना दिया हुआ 5, तो आपको 5 लिखना है। m1 कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखना है। उसके बाद प्लस y1 कहाँ गया, y1 यहाँ है कितना है -3, तो आपको लिखना है -3, ठीक। गुना m2 कितना 1, नीचे लिखना है m1 प्लस m2 यानी 3 + 1, आपको ब्रैकेट लगा देना है इधर, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए इस तरह। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 दिया 24, 4 एकम 4 बटा में 3, कोमा 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस होगा 3 एकम 3 बटा में 3 और 1 4, सॉरी यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है। 3 और 1 4 आया जोड़ के। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 28 और बटा में 4, कोमा इसको घटाएंगे तो आएगा 12 बटा में 4। अब देखिए ये कटेगा, 4 के पहाड़ा में 28 7 बार में, 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में, यानी 7,3 कितना आ जाएगा 7,3। ये हो गया p का निर्देशांक, जो यहाँ p माने थे इसका निर्देशांक। कितना आ गया निर्देशांक आपका आंसर 7,3, ये आपका आंसर है। जस्ट इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा पहले से, है ना। अगर नहीं याद है तो आप फार्मूला देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ में आने लगेगा, बहुत ही आसान है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, कुछ डाउट रहा तो हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग और भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, इसीलिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, जो आपको बराबर के बाद में जो लिखा है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, वहाँ प्लस माइनस में ये एरर हो चुका है, यानी फिर से गलत प्रिंटिंग हो चुका है, मिस प्रिंट है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करके यहाँ हम लिख देंगे, आप सुधार लीजिएगा क्वेश्चन को। ये मिस प्रिंट फिर से है, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बराबर में लिखा है 1 माइनस कोस थीटा और बटा में लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अगर 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा लिखना होगा तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं एरर है। कहाँ गलत है, ये माइनस ना होकर यहाँ क्या होगा प्लस होगा, मतलब मिस प्रिंट हो चुका है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप ठीक कर लीजिएगा। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ प्लस ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हम लोग प्लस यहाँ पर कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं LHS को। तो आपको लिखना है LHS बराबर, LHS में क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग बटे में तोड़ दिए, और होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर लिखना है। साइन का एलसीएम कर लेंगे, तो साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, अब ये होल स्क्वायर में है, अब स्क्वायर दोनों का है, मतलब ऊपर में जो 1 माइनस कोस है उसका भी और साइन का भी, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। यानी अगर साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग इधर लिखेंगे। क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए आपको बटा के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 है और 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो एक तरह से ये फॉर्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। यानी अगर फॉर्मूला याद करें आप तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं a प्लस बी होल, यानी 1 प्लस कोस थीटा, और फिर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार a प्लस बी होल a माइनस बी होल। अब इसमें से अगर देखा जाए आपको तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे है 1 माइनस कोस थीटा, इससे एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ 2 है, एक कट गया तो बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा, बटा के नीचे क्या बचा हुआ है, ये है 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब देखें तो आपको यही प्रूफ करना था, तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया किसके बराबर है RHS के, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन अब हम लोग का ये हो चुका है
कितना नंबर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको रचना से दिया है। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन लेना है। स्केल से आपको नाप के एक 6 सेंटीमीटर लंबा सीधा स्ट्रेट लाइन ले लेना है। ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं, 6 सेंटीमीटर का नाम क्या लिखा हुआ है? BC। ये B हो गया C, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है AB 5 सेंटीमीटर है लेकिन कोण ABC 60 डिग्री है। तो आपको कोण 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री के लिए आपको एक चाप इस तरह काटना है। ये जिस बिंदु पे कटेगा यहाँ से फिर एक और चाप काटना है। तो इस तरह मान लेते हैं यहाँ कटा, इसको आपको मिला देना है। तो इसको आपको क्या कर लेना है? मिला देना है। ये 60 डिग्री जाएगा, ये ऐसे एरो करके छोड़ देना है। ये कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री भी बोला था। अब बोला है B और A कितना होना चाहिए? A और B 5। तो आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेना है। तो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर यहाँ कटेगा, तो इसका नाम देना है A और इसको सीधा मिला देना है किससे? C वाले पॉइंट से। ठीक है, तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री। इस तरह का हम लोग को त्रिभुज बना देना है। ठीक, इसके बाद बोला है कि इसके संगत त्रिभुज एक बनाना है जो इसके संगत भुजा के 3/4 होना चाहिए। 3/4 बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक नीन कोण खींचना है। एकदम स्ट्रेट एक नीन कोण आप खींच दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका कितना है? 3/4। तो आपको इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में आपको काटना है। तो मान लेते हैं 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। तो इसका नाम दे देना है B1 B2 B3 B4। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट में हम लोग को क्या किए? डिवाइड किए। अब अगर बटा के नीचे 4 है तो इस B4 को इस C से मिलाना है। अगर बटा के नीचे 3 होता तो हम लोग B3 को C से मिलाते हैं। यानी बटा का नीचे जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी हर के पास हर नीचे होता है, अंश बटा के ऊपर होता है। तो जो हर वाला है वो 4 है, 4 को C से सीधा मिलाना है। तो जो नीचे रहेगा उसी को मिलाना है। आपको छोटा बड़ा नहीं लिखना है कि ये बड़ा वाला ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4 को हम लोग इस C से मिला देंगे B4 को। तो B4 को हम लोग को C से क्या करना है? सीधा मिला देना है। ठीक है, इसके मिलाने के बाद यहाँ से ये जो मिल गया, अब आप करना क्या है कि B4 के पास कंपास रख के एक चाप काटना है इस तरह का। फिर उसी कंपास को वापस B3, यहाँ 3 लिखा है तो B3 पे रख के ऐसे काटना है चाप। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापना है और आपको जितना ये दूरी होगा उतना ही दूरी में इसको कट लगाना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी था उतना दूरी से यहाँ कंपास को रख के पेंसिल से जब काटेंगे तो मान लेते हैं यहाँ कटता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको सीधा मिला देना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको सीधा क्या कर लेना है? मिला देना है। तो ये पॉइंट आपको जहाँ मिलेगा इस पॉइंट का नाम C दे देना है, लेकिन यहाँ C था इसलिए इसको C डैश देना है। क्या देना है? C डैश। ठीक है, इस तरह आप सीधा मिला लीजिएगा। तो इस तरह करने के बाद आपका जो ये B4 और C वाला लाइन है ये एकदम समांतर होगा B3 और C डैश के, होगा ही समांतर। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग इसमें दोहराएंगे। फिर जाके आपको कंपास को यहाँ रख के पेंसिल से एक इस तरह का चाप काटना है। वापस फिर कंपास को C डैश में रख के एक चाप इस तरह काट के छोड़ देना है। अब यहाँ से इसका दूरी नापना है, C यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापना है और इसको भी दूरी नाप के आपको कट लगा देना है। मान लीजिए यहाँ कट आया तो इस पॉइंट को और इस कट वाले पॉइंट को सीधा मिला देना है। जस्ट A और C के ये समांतर आ जाएगा मिलाने पर। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए यहाँ समांतर हम लोग को नहीं दिख रहा तो आपके पास तो होगा पेंसिल और स्केल, है ना। तो आप उससे जब काटिए मिलाइएगा तो एकदम बिल्कुल क्या आएगा? सीधा आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये बन गया। चलिए, ये इस तरह का आपको मिला लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसका नाम देना है A डैश। क्या दे देना है? A डैश। इस तरह हम लोग मिला लेंगे तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह सॉल्व करना। देखिए ये था A, तो इसका नाम क्या दे दिए? A डैश। A डैश का मतलब हल्का से यहाँ पर एक दाग होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का ये रचना वाला चैप्टर से था, ये इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। और क्या है कि सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में आपको सॉल्व तो 5 ही क्वेश्चन करना है ना। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन छोड़ना है। तो उस 7 क्वेश्चन में से अगर आप 7 का 7 क्वेश्चन जानते हैं तो भी आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। आपको बनाना 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको जो हार्ड लग रहा है इसमें से उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हार्ड नहीं भी लग रहा ना तो भी आपको क्वेश्चन को छोड़ना है 2, यानी 5 ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो सेक्शन 1 बी का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। आपको चित्र दिख रहा होगा, फिर भी हम देखिए चित्र यहाँ ड्रॉ किए हैं। इसमें बोला है कि ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है।
यानी पूरा कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का। ये पूरा डायग्राम जो है वर्ग है। वर्ग के अंदर 4 वृत्त दिया गया है, ठीक है। और इस वृत्त के अलावा जो बाकी ये एरिया बचा ये छायांकित है। आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना छायांकित भाग का, ठीक है। तो एक बात आपको समझना, ये टोटल 14 है तो आधा करेंगे यानी बीचों बीच करेंगे तो ये कितना का होगा, 7 का। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, कितना, 7/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और लिखेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2, क्योंकि व्यास कितना हम लोग का निकल रहा है 7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक वृत्त का हम लोग का त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये 7 है, ठीक है। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल से ये चारों वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही पूछा है आपसे, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, यहाँ हम लोग बराबर देते हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों, यानी 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, सब वृत्त इक्वल है, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, यानी चारों वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं या 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 4, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2, तो स्क्वायर होता है 7/2 गुना 7/2। सॉल्व करेंगे इसको, 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये 7 से 7 कैंसिल, 2 के पावर में ये 2 बार में 2 कट गया, 22 गुना 7 कितना है, इसको घटाने पर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोग का जो सेक्शन बी था आपका, जो मैथ का सब्जेक्टिव वाला हम लोग सेट जो सॉल्व कर रहे थे मैथ का, ये सेट नंबर 5 था। तो 5 में आपका सेक्शन ए पहले ही हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा उसको भी। ये सेक्शन बी वाला पोर्शन था जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन था। आपको एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन 14 नंबर है। इसके बाद सेक्शन सी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में उसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कंप्लीट सेक्शन बी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी तक। सेक्शन सी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।